तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। और बिना देरी के करते हैं तांडव को स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में बैकग्राउंड नरेशन से कोई कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला एक असली रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। चाहे रास्ता हो या ना हो, मैं इन सारे रास्तों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब किसी विलेन ने एक जोरदार अटैक कर दिया है जिसके रेंज में जो बंदा आता है वो बहुत बुरी तरीके से बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन्हीं धमाकों के साथ हमें एक वैम्पायर दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जिस रास्ते को पाने के लिए तुम इतने ज्यादा हार्डशिप और स्ट्रगल से गुजरे थे, तो क्या तुम अपने इतने सालों की मेहनत को इतने आसानी से डिस्ट्रॉय कर दोगे वूमिंग? और वूमिंग हमारा मेन लीड है जो अब पूरी तरीके से एक विलन का रूप धारण कर चुका है, जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त है। मिंग कहता है रास्ते को खोजने वाले के पास उसे बिल्ड करने और ब्रेक करने दोनों का अधिकार होता है। हर चीजें मेरे विल पे डिपेंड करती है, आखिर तुम्हारा इससे क्या वास्ता? वैम्पायर कहता है कि लो के अंदर प्रैक्टिस करने वाले सारे लोग भी मेरे फ्रेंड्स थे। मैं तुम्हारी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के किस्मत को तुम डिसाइड करो। साथ ही वैम्पायर का रिकवरी भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, मिंग उसके ऊपर में अटैक करके वैम्पायर के खोपड़ी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बेचारा वैम्पायर बोलने वाला था कि अगर तुम ये सारी चीजों को करना छोड़ देते हो, लेकिन उससे ही पहले मिंग ने अटैक कर दिया। वैम्पायर का बॉडी जमीन पर धराशायी हो जाता है और उसके हाथों पर जो एक क्रिस्टल दिखाई दे रहा है रंग बिरंगा, उसके हाथों से अब छूट चुका है और सीधा मिंग के हाथों पर जा चुका है। अपने हाथों से क्रिस्टल को ब्रेक करते हुए मिंग कहता है कि जब तक इस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। अगर तुम्हें कंस्ट्रक्शन करने की इतनी ही इच्छा है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ये चमकती हुई चीजें क्रिस्टल के टुकड़े हैं या ह्यूमन है या चांद सितारे हैं, नहीं पता। बैकग्राउंड से कोई बोलता है कि रास्ता तबाह हो गया है, तो चलो क्यों ना नया रास्ता बनाया जाए। और जब एक नया रास्ता बन जाएगा तो पुराना रास्ता गायब हो जाएगा। यही एक रास्ता है। अब सी न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर, जिसे क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, वहां शिफ्ट हो चुका है। यहाँ के लोग फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि लेजेंडरी स्टोरी अब बहुत जल्द खुलने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो अब तक कहानियां थी, अब वो एक काला सच बनकर इनके सामने में आने वाला है। लोगों ने एक बॉक्स को चारों तरफ से घेर रखा है जिसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकल रही है और लोग कहते हैं पता नहीं ये चीज क्या है, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वेव निकल रही है। तभी एक इंसान पीछे से आते हुए बोलता है कि ये एक कॉफिन है और सामने वाला बंदा कंफ्यूज होकर कहता है क्या कॉफिन? लड़का जिसके हाथों में यंत्र है वो कहता है कि बिल्कुल सही, ये एक स्टैंडर्ड एंटी 4 डायरेक्शन पोजीशन वाला परफेक्ट इन हाउस फेंग शुई है जो एनर्जी को इजीली अट्रैक्ट करता है। अगर इसे एडवांस मैजिक और कॉर्पस के साथ कंबाइन किया जाए तो ये गोस्ट को रिफाइन कर सकता है। और ये कॉफिन बहुत भारी मात्रा में पावरफुल गोस्ट एनर्जी को निकाल रहा है, जिसका मतलब तो एक ही बनता है कि इसके अंदर में कई सेंचुरी पुराना जिंक्सी को सील्ड करके रखा गया है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो तुम लोगों को केयरफुल रहना होगा। इस लड़के का नाम है वूमिंग, यानी कि पहले के टाइम में जो विलन दिखाया गया था वो यही लड़का है जो एक प्रोफेशनल डाउइस्ट है। सामने वाला बंदा कहता है कि सेंचुरी पुराना जिंक्सी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? फादर कहता है कि इसने बिल्कुल सही कहा, तुम जैपनीज लोगों के ऊपर में बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मिंग कहता है कि पहली बात तो ये कि मैं एक चाइनीज हूँ और एक प्रोफेशनल डाउइस्ट भी। लेफ्ट वाला बंदा बोलता है कि तुम एशिया के ही हो ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अमेरिका है, तुम्हारे मेथड्स यहाँ काम नहीं करेंगे। फादर कहते हैं कि ये लड़का झूठा है, ये बस डोनाल्ड से पैसे लूटने के लिए आया है। एक बंदा ताली बजाते हुए सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यही है मिस्टर डोनाल्ड। टाइम स्क्वायर में अभी जितने भी ये हॉन्टेड चीजें हो रही है, इन सब के पीछे का असली कारण ये बॉक्स है जो आप लोगों के सामने में रखा हुआ है। जो भी हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, हम उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पर $1 मिलियन देंगे। बहुत ज्यादा मैच कर रहा है चेहरा। इंडियन योगी बाबा भी मौजूद है, वो अपने हाथों में कुछ चीज लेकर आए हैं और बिना देरी के उसे पीते हुए बोलते हैं योगा से ही होगा, और उनकी मुंह अब आग उगलना शुरू कर दी है। सारे धर्मों के लोग अपने अपने भगवान का नाम लेकर और जितने भी एबिलिटी यूजर रहते हैं अपने एबिलिटी को यूज करते हुए इस कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। पहले ही बता दे रहा हूं कि कोई भी ऑफेंडिंग वर्ड नहीं बोलने वाला, क्योंकि किसी धर्म के लिए मैं कुछ बुरा नहीं बोल रहा। अब लोगों के मंत्र क्या होते हैं? एंसेस्ट्रल सोल लाइट, अर्थ रिलीज ग्रेट अर्थ क्विक, महबा जज्बा, क्रॉस प्यूरिफिकेशन, स्पिरिट वर्ल्ड इंपैक्ट और इस तरीके से कई सारे मंत्र। लोगों ने इस कॉफिन
कॉफिन के चारों तरफ धूप अगरबत्ती मोमबत्ती सारी चीजें जला दी है। वो बोलने लगते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। मिंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, ये एक एडवांस मैजिक रैलिक है और तुम लोगों का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा वीक है। अगर साथ में अटैक भी करोगे तो भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सामने वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि कोरियन लड़के तेरी जबान कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, अगर तेरे में इतना दम है तो बात करने के बजाय तू ही कुछ करके दिखा दे। मिंग कहता है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं एक चाइनीज लड़का हूँ। पीछे से एक आदमी बड़े ईगो से आते हुए कहता है कि तुम सारे के सारे यूजलेस हो। इस आदमी का नाम है जैक, जो स्टेरी विजडम कल्ट का मेंबर है। जैक कहता है कि मुन्ना ये सारी चीजें तुमसे ना हो पाएगी, अब्बू आ चुके हैं, अब्बू सब संभाल लेंगे। और लोग उसकी बातों से गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि यहाँ पर आउटसाइडर और इवल लोगों का आना मना है। जैक कहने लगता है तुम लोगों के मुझे स्वागत करने या ना करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर डोनाल्ड ने मुझे भी इनवाइट किया है, मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। जैक के हाथों पर से अब एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो अपना हाथ कॉफिन की तरफ आगे बढ़ाकर उसे टच कर देता है। जैक के पावर की वजह से स्पिरिचुअल वेव पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया है, जिसे देखते हुए लोग कंफ्यूज होकर बोलने लगते हैं कि स्पिरिचुअल वेव तो डिसअपेयर हो गया। दूसरा बंदा बोलता है कि ये इतने आसानी से कैसे खत्म हो सकता है, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। मिस्टर डोनाल्ड कहने लगते हैं कि आखिर अभी अभी वहां पर क्या हुआ, क्योंकि मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रही। उसका गार्ड बोलने लगता है कि ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर यूज करने वाले लोग ही देख सकते हैं। मिंग कहता है अच्छा तो ये एक पाथ ब्रेकर है, लेकिन अब इसने चीजों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, तो मेरे ख्याल से अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पर से भाग जाओ। मिंग की बातों से ट्रिगर होकर जैक चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी अभी तूने क्या बकवास की बातें की, खुटी लड़के, खुटी मतलब बोना या फिर मिडगेट। कॉफिन पर हाथ रखते हुए जैक दोबारा कहता है क्या तुमने नहीं देखा स्पिरिचुअल वेव कॉफिन के ऊपर से ब्रेक हो चुका है, कहीं तुम एक फ्रॉड तो नहीं जिसे स्पिरिचुअल पावर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन जैक के आसपास से अब कुछ रेड कलर की एनर्जी निकलना शुरू हो गई है। लोग घबराते हुए बोलते हैं कि अचानक से ये गोस्ट मिस्ट कहां पर से आ गया। मिंग कहता है क्या तुम लोग इसे गोस्ट मिस्ट बुलाते हो, मेरे यहाँ इसे मेल वॉलेंट एनर्जी कहते हैं, और वो जो ग्रीन एथर्नल बॉडी है तुम लोग उसे स्पिरिचुअल वेव शॉर्ट में लिम्बो कहते हो और हम उसे गोस्ट पाथ कहते हैं। ये वो रास्ता है जो गोस्ट रेल्म और ह्यूमन रेल्म को जोड़ता है। कल्टीवेटर पावरफुल रिफाइनिंग अराई क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग गोस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल मेथड इसे ब्रेक नहीं कर सकता, अगर उसके ऊपर फोर्स किया जाए तो ट्रैप ट्रिगर हो जाता है, और ये एक ट्रैप था। हम कुछ कदमों को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये जितने भी लोग रहते हैं उनके बॉडी पर से ग्रीन एनर्जी निकलती हुई नजर आती है, और इन सारे लोगों ने मिलकर ह्यूमन और कॉफिन को चारों तरफ से घेर लिया है। जितना ज्यादा मात्रा में मेल वॉलेंट एनर्जी रिलीज होगा, ये मेल वॉलेंट एनर्जी उतने लोकल वेंजफुल स्पिरिट को समन करेगा। डोनाल्ड कहता है कि मैंने देखा ये अचानक से अपेयर हो गए, और साइड वाला बंदा कहता है कि ऑर्डिनरी पीपल इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसका मतलब है कि ये लोग इस वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मिंग कहता है कि इसका मतलब है कि ये लोग अब बहुत बड़ा डैमेज देंगे। साथ ही ये मेल वॉलेंट स्पिरिट एक्सट्रीमली अग्रेसिव दिख रहे हैं, जिनमें से एक है 996 ओवर टाइम डेथ गोस्ट, पीछे में है फीदर हेडेड गोस्ट जो कि ब्रूटली स्किन्ड है, साइड में है वेंजफुल गोस्ट जो है पिकिंग गार्डन से, सामने में है मानवा एक्सप्लेनर NEX वुल्फ जो मेहनत करके बहुत ही अच्छे नए नए वीडियो को बनाता है, लेकिन फिर भी व्यूज बहुत ज्यादा कम आते हैं। गुस्से में आकर ये सारे मेल वॉलेंट स्पिरिट तेजी की रफ्तार से घुर्राते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं, और इन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर डोनाल्ड घबराते हुए चिल्लाकर बोलता है कि समवन प्लीज हेल्प मी। उसके साइड वाला गार्ड बोलने लगता है कि बॉस वो हेल्प मी नहीं हेल्प मी होता है। डोनाल्ड कहता है कि इन सारी बातों का समय नहीं है, अभी तो बस जिंदगी बचनी चाहिए मेरे भाई। डोनाल्ड को बचाने के लिए सारे के सारे लोग अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहते हैं कि हर हालत में मिस्टर डोनाल्ड को प्रोटेक्ट करो। कुछ मेल वॉलेंट स्पिरिट मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे की ओर में बढ़ रहे होते हैं, और उसके साइड वाला बंदा मिंग से कहने लगता है कि चाइनीज बच्चे अगर तुम पावर यूज नहीं कर सकते तो मेरे नजदीक में रहना। मिंग कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिन अपने एल्बो से इस स्पिरिट के ऊपर में अटैक करते हुए कहता है कि फाइनली तुमने मेरे नेशनलिटी को तो मेंशन किया। मिंग के अटैक को देखते हुए ये बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया। काम यहीं पर नहीं रुका है, अभी भी ये सारे स्पिरिट्स मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो अपने पंचेस और मुक्के के एल्बो नीज सबका इस्तेमाल करते हुए सभी को ऊपर के तरफ में उछाल देता है। मिंग के पावर को देखकर इस बंदे की आंखें बाहर आ चुकी है। वो बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो अपनी मैजिक भी यूज नहीं कर रहा। तभी एक मेल वॉलेंट स्पिरिट आकर इस बंदे के ऊपर में अटैक कर देता है, और ये बंदा अपने हाथों को सामने कर देता है, और वो मेल वॉलेंट स्पिरिट उसके हाथों को चबाने लगता है, और फिर ये बंदा अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए बोलता है कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इस वजह से ये मेरे ऊपर अटैक कर पाया। जैक अपने एनर्जी ऑक्टोपस टेंटिकल से इन मेल वॉलेंट स्पिरिट के ऊपर में अटैक करके उन लोगों को पीछे के तरफ में ढकेल रहा है। मन में कहता है कि आखिर ये स्पेल कितना ज्यादा पावरफुल
पावरफुल हो सकता है। ये गोश्त बस ऑर्डिनरी से है, इन लोगों की बस क्वांटिटी ज्यादा है। मानना पड़ेगा कि एक को मारने के बाद दो लोग और कूद जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे शांत होकर इन सारी चीजों को हैंडल करना होगा क्योंकि मैं ही हूं वो जो इसे हैंडल कर सकता है। लेकिन जैसे ही जैक साइड की तरफ में मिंग को देखता है, मिंग तो एक ही बार में कई सारे मेलवॉलेंट स्पिरिट का खात्मा कर रहा है। जैक मिंग से पूछता है कि बच्चे आखिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। मिंग कहता है कि मुझे अब प्रॉब्लम के सोर्स को ही खत्म करना होगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। मिंग सीधा जाकर उस कॉफिन के ऊपर में चढ़ चुका है, उसके हाथों में टेलिस्मन है। वो कहता है कि मैं अभी भी अपना लेबर फी और टेलिस्मन मनी दोनों ही तुम लोगों से वसूल करूंगा। कॉफिन के ऊपर में मिंग को चढ़ा हुआ देखकर सारे मेलवॉलेंट स्पिरिट का ध्यान अब मिंग के तरफ में जा चुका है और वो लोग बहुत ही गुस्से में आकर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग मिंग के पास में पहुंच पाते, मिंग उस टेलिस्मन को एक घंटी में बांधकर अब बजाना शुरू कर देता है, जिससे एक ध्वनि निकलती है और ये जितने भी मेलवॉलेंट स्पिरिट रहते हैं उस ध्वनि के चपेट में आने की वजह से बहुत बुरी तरीके से बर्न होकर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर जैक के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलता है कि सारे गोश्त एक ही बार में, डोनाल्ड कहता है, डिसअपेयर हो चुके हैं। मिंग कहता है कि ये तो बस फर्स्ट स्टेप था, तुम लोगों को मुझे मेलवॉलेंट एनर्जी को डिस्पेलिंग करने का प्राइस पे करना होगा। एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू हो गई। कॉफिन के अंदर से कोई प्रेस करके कॉफिन के ढक्कन को ओपन करने लगता है और इस वजह से मिंग थोड़ा सा अनस्टेबल होकर बोलता है, इस कॉफिन के अंदर में जो ज़ॉम्बी कैद था, क्या मैंने उसे अवेकन कर दिया? ये ज़ॉम्बी अपने नुकीलेदार हाथ कॉफिन के बॉक्स पर रखता है। ज़ॉम्बी ने ढक्कन को ओपन कर लिया है। मिंग कहता है कि इसका डिमोनिक ऑरा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मेरे मास्टर कहा करते थे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बी होगा उसका अपीयरेंस उतना ही ज्यादा टेरिफाइंग होगा। और दूसरे ही पल में ये ज़ॉम्बी या जो कुछ भी है वो ह्यूमन के फॉर्म में आ चुका है। इसे देखते हुए मिंग कहने लगता है कि इस ज़ॉम्बी का लेवल मुझे उतना ज्यादा पावरफुल या फिर खास नजर नहीं आ रहा। क्या सेंचुरी पुराना ज़ॉम्बी ऐसा ही दिखता है? क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरीके का ज़ॉम्बी कभी भी नहीं देखा था। डोनाल्ड घबराते हुए कहने लगता है कि ये ज़ॉम्बी तो बिल्कुल भी नहीं है यार। जैक घबराते हुए कहता है ये क्लियरली एक वैम्पायर है यार। ये वैम्पायर अपनी आंखों को खोल देता है जो पूरी तरीके से रेड है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और बिना देरी के वो अटैक करने के लिए अपने कॉफिन से निकलकर आगे की तरफ में बढ़ गया है। मिंग तो थोड़ा सा चौंक जाता है उसकी स्पीड को देखकर, और ये वैम्पायर अपने नुकीलेदार नाखून और दांत को निकालकर सीधा जैक के तरफ में उसका खून पीने के लिए आगे बढ़ चुका है। और अपने सामने में वैम्पायर को देखकर जैक की बहुत बुरी तरीके से फट चुकी है। फटे तो फटे लेकिन इज्जत ना घटे। जैक ने अपनी एबिलिटी यूज करते हुए वैम्पायर के अटैक को रोक दिया है, लेकिन वैम्पायर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जैक को ओवर पावर करने का ट्राई करता है, जिस वजह से अब जैक काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन किसी तरीके से वो वैम्पायर के इस खतरनाक अटैक से डॉज करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन फिर भी वैम्पायर ने जैक को इंजर्ड कर दिया है। जैक अपने मन में कहने लगता है कि मेरा एंशिएंट गॉड टच उसने इतने आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वैम्पायर डंजन के पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मेरे ख्याल से ये वैम्पायर का सबसे प्योरेस्ट स्पीसीज है। अब इस तरीके की सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? फिर जैक पीछे मुड़ जाता है और भागते हुए कहता है कि बेस्ट टैक्टिक तो यही है कि जितना तेज हो सके और जितना दूर हो सके भाग लो। जैक 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब भागना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड जैसे उसके सामने आता है, भागते हुए वो डोनाल्ड से कहता है कि न्यू एवोकन वैम्पायर आ चुका है जो हर किसी का ब्लड पीना चाहता है। जिंदा रहना चाहते हो तो इस जगह पर से भाग जाओ, और अगर फिर भी नहीं जाना चाहते तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। यार डोनाल्ड का गार्ड कहता है कि मिस्टर डोनाल्ड अब हम क्या करेंगे? वो वैम्पायर हमारे तरफ ही आ रहा है यार। वैम्पायर जस्ट डोनाल्ड के सामने आ चुका है। बेचारे डोनाल्ड की तो हालत खराब हो गई है। वो बोलता है कि दोबारा से वैम्पायर ने डोनाल्ड के ऊपर में अटैक कर दिया है। डोनाल्ड पसीने में तरबतर है और वैम्पायर जैसे ही डोनाल्ड को जमीन पर पटक कर उसका खून पीने लगता है। डोनाल्ड बोलता है कि प्लीज मुझे बचाओ, और बेचारे गार्ड समझ नहीं पाते कि अब वो डोनाल्ड की मदद कैसे करें। गार्ड अपने गन से वैम्पायर के ऊपर फायरिंग कर देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे बॉस को जाने दे कुत्ते कमीने वैम्पायर, वरना मैं तेरे ऊपर में ऐसे ही शूट करते हुए तुझे जान से मार दूंगा। साइड वाला गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर एक्सीडेंटली तुमने हमारे बॉस को ही हर्ट कर दिया? लेकिन वैम्पायर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपसाइड की नजरों से देखता है और उसके ऊपर ये जो गार्ड ने बुलेट चलाया था वो बुलेट भी उसके बॉडी से बाहर निकल चुकी है। अब इन वैम्पायर्स का ध्यान पूरी तरीके से गार्ड्स के ऊपर में आ गया है। बेचारे गार्ड्स तो घबराते हुए कहने लगते हैं कि बुलेट उसके ऊपर में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा। साइड वाला गार्ड कहने लगता है कि इसका मतलब जो दंत कथाएं हैं वो बिल्कुल सही थी। वैम्पायर तेजी की रफ्तार से गार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है और जैसे ही अपने नुकीलेदार नाखूनों वाले पंजों
से वो गार्ड के ऊपर में अटैक कर पाता। गार्ड तो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, लेकिन मिंग भी अपनी वुडन स्वॉर्ड के साथ में एंट्री लेते हुए बोलने लगता है कि रुको, तुम इनको कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों ने अभी तक मेरा पेमेंट नहीं किया है, बोलकर वो वैम्पायर के ऊपर में एक जोरदार अटैक कर देता है। और वैम्पायर को भी पता है कि ये अटैक बहुत ही जबरदस्त है, इस वजह से वो गार्ड के ऊपर में अटैक ना करते हुए डॉज करना ज्यादा बेटर समझता है। वुडन स्वॉर्ड में मंत्र लिखा हुआ टेलिस्मन होता है, जिसके अटैक करने की वजह से वैम्पायर को थोड़ी सी इंजरी हो चुकी है, लेकिन वैम्पायर अनस्टेबल से स्टेबल होते हुए अपने आप को संभाल लेता है और दोबारा से काउंटर अटैक करने के लिए जो ब्लड उसके बॉडी से निकला था उसी ब्लड से मिंग के ऊपर में वो अब अटैक करने वाला है। वैम्पायर अपने चुटकी भरे खून से अब मिंग के ऊपर में एक जोरदार अटैक करता है। आखिर इस अटैक का इंपैक्ट क्या होगा, देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे ही वो मिंग के ऊपर में अटैक करता है, मिंग इस अटैक से डॉज कर लेता है। मिंग पैनी निगाह से वैम्पायर को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये अपने ब्लड को कंट्रोल कर रहा है ताकि लोगों को हर्ट कर सके। वैम्पायर अपने उंगलियों से ब्लड को इशारा करता है, ब्लड अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है और मिंग ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं नहीं जानता था कि वैम्पायर्स इस तरीके के अटैक्स भी करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ड्रॉप मिंग के ऊपर में अटैक करने वाला था, मिंग अपने सर को नीचे की तरफ में झुका देता है, लेकिन बेचारे का बाल शहीद हो चुका है। ये सब कुछ छोड़ो, इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस इतना मायने रखता है कि ये कॉफिन से बाहर निकल के आया है तो मुझे इसे एक ज़ॉम्बी की तरह ही ट्रीट करना होगा। वैम्पायर अभी भी अपने ब्लड ड्रॉप पे कंट्रोल करके मिंग के ऊपर में अटैक कर रहा होता है, लेकिन मिंग भी अपने वुडन स्वॉर्ड के साथ तेजी से वैम्पायर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। मिंग वैम्पायर के ऊपर में अपने वुडन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वैम्पायर भी अपने हाथों से इसके वुडन स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है। अब जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती है, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। और पता नहीं क्यों दोनों की नजरों से ही अब आंसू बहने लगते हैं, दोनों ही अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं। मिंग अपने मन में कहता है, अचानक से मेरे आंखों में ये आंसू कहां से आ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि इस वैम्पायर ने कोई मैजिक मेरे ऊपर इस्तेमाल किया है। लेकिन ये वैम्पायर अपने सर को पकड़ लेता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि इसका सर कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। पीछे से आवाजें आने लगती है। मिंग मुड़कर देखता है, जहां पर ये गार्ड डोनल्ड से कहने लगते हैं कि बॉस आप ऐसे हर्ट नहीं हो सकते, बॉस क्या आप ठीक तो है ना। लेकिन डोनल्ड तो पिचका हुआ पपीता बन चुका है। लेकिन वैम्पायर की हालत कुछ खास ठीक नहीं है, वो किसी तरीके से अपने आप को शांत कर लेता है और मिंग का ध्यान दोबारा से वैम्पायर की तरफ में आ चुका है और वैम्पायर अपने सर को पकड़कर अब मुड़कर आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। मिंग अपने वुडन स्वॉर्ड को सामने करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वैम्पायर अब क्या कर रहा है। लेकिन वैम्पायर पता नहीं क्यों तेजी से इस जगह पर से भाग चुका है। मिंग तो हैरान है कि आखिर ये वैम्पायर के साथ में क्या हुआ, जो अभी तक इतना ज्यादा फायर्ड अप होकर उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा था, अब वो तेजी से जा चुका है। एक गार्ड कहने लगता है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि पागलों की तरह शूट मत कर, क्या तूने एक्सीडेंटली हमारे बॉस को जान से मार दिया है। वो बंदा बोलता है कि बकवास की बातें मत कर, मेरा एम बहुत ही अच्छा है, आखिर मैं अपने बॉस को ही कैसे शूट कर सकता हूं। दोनों का बहस चल रहा है, लेकिन दोनों ही पसीने में तरबतर है, क्योंकि अगर इनका बॉस मारा गया तो इनका काम तो जाएगा ही जाएगा। हो सकता है कि इन लोगों को दोबारा गार्ड का जॉब भी ना मिले। थर्ड पार्टी मिंग आकर बोलता है, एक्सक्यूज मी, अगर तुम लोगों का चूड़ी तोड़ना रोना पीटना हो चुका है तो अपना अटेंशन मेरे तरफ दो। मैंने उन सारे गोश्त को भगा दिया है, तो जो बॉन्टी रखा गया था जल्दी से मुझे पे करो। गार्ड गुस्से में कहने लगते हैं कि कोरियन बच्चे, शायद तुझे सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है, हमारे बॉस अब यहाँ पर मरे हैं या जिंदा है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है, आखिर हम तुझे पे कैसे करेंगे। मिंग कहता है, तुम्हारा बॉस अभी तक मरा नहीं है। हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि वो अपने मौत के बस नजदीक ही है, और दूसरी बात, मैं एक चाइनीज लड़का हूँ। उसके नेक में बाइट करने की वजह से डिमोनिक मैजिक द्वारा कर्स फॉर्म हो चुका है, अगर उसे जगाना है तो सबसे पहले कर्स को निपटाना होगा। पहला गार्ड मस्का मारते हुए बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम चाइनीज डाउइस्ट बहुत ही जबरदस्त होते हो, तुम इस कर्स को रिमूव कर सकते हो। सेकंड गार्ड बोलने लगता है कि हाँ, जापानीज और कोरियन लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाइना बहुत अच्छा होता है। मिंग कहने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें कमीशन फीस का पार्ट नहीं है। पहला गार्ड बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे बॉस फेमसली जेनरस है। दूसरा गार्ड बोलता है, बिल्कुल सही, दूसरे लोगों को अपना फेवर रिपे करना आता हो या ना आता हो, लेकिन
हमारे बॉस को अपना फेवर रिपे करना बहुत अच्छे से आता है। मिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिर ये मैटर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया। सीन 3 दिन पहले चाइना की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर आत्मा से पजेस एक आदमी के ऊपर में टेलिस्मन डाला गया है। एक लेडी घबराती हुई कहती है कि लिटिल मास्टर, आखिर मेरे बेटे का क्या होगा। और हमारे मिंग के मास्टर बोलने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, बस 3 तक काउंट करो। लड़का ठीक होकर झट से बैठ जाता है और इसे देखते हुए लोग बोलते हैं, मेरी कल मेरी कल मेरी कल। मास्टर कहते हैं कि बच्चे अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी काफी चिंता कर रहे थे। भले ही मेरा डिसाइपल मैजिक पावर में मेरे जितना ना हो, लेकिन फिर भी वो सफिशिएंट है। लड़का कहने लगता है कि मॉम, फाइनली अब मैं शाओली के पैंटीज को स्मेल कर पाऊंगा जो हमारे पड़ोस में रहती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स कहने लगते हैं कि मास्टर, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं हुआ है। मास्टर के तो पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अभी भी ये लड़का पागलों की तरह बातें कर रहा है। मास्टर मिंग को खोपचे में ले जाते हुए बोलते हैं कि डिसाइपल, क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मिंग कहता है, डेफिनेटली मैंने इसे ठीक कर दिया है, ये डिमोनिक मैजिक के परवर्टेड डीमन से पजेस्ड था। मास्टर अपने पास से टेलिस्मन निकालते हुए बोलते हैं कि डिमोनिक मैजिक को बिना स्पिरिचुअल पावर वाले लोग नहीं देख सकते, लेकिन ये रेड टेलिस्मन जैसे ही ब्लैक हो जाएगा तो ये सारी चीजें सामने आ जाएगी। यार पीछे से मिंग बोलने लगता है कि मास्टर, आपने मुझे सिखाया था, क्या आप इसे भूल तो नहीं गए। मास्टर अपने पॉकेट से कार्ड निकालते हुए बोलते हैं, मैं समझ गया, इसका मतलब एक ही सच है, तुम्हारा बेटा को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं एक डाउइस्ट होने के साथ में प्रोफेशनल सीनियर साइकोलॉजिकल डॉक्टर भी हूँ। तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो चलो बिना देरी के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पेरेंट्स तो शांत होकर मास्टर को देख रहे हैं, फिर चिल्लाते हुए मास्टर और मिंग को भगाते हुए कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ पर से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पैम्पलेट चिपकाते हुए मास्टर कहते हैं कि इन सारे लोगों को अप्रिशिएट करना नहीं आता। मुझे तो लगा था कि इस बार हम लोगों को अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये फैमिली बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है कि हम इनका काम करें। मिंग कहने लगता है, इस बार भी हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ है, इस बार मैंने कुछ डिमोनिक एनर्जी को कलेक्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। मास्टर कहते हैं कि ये हमारा हेरिटेज है जो हजारों सालों से एक दूसरे में पास डाउन हो रहा है, ये हमारे लिए एक ट्रेजर है। मिंग कहने लगता है कि हाँ, उस ट्रेजर को हमें मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करना है, 3 बार कहता हूं मैं। मास्टर कहते हैं कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तभी मुझे पता चल गया था कि मेरे पर्ललेस मैजिक को इनहेरिएट करने वाले राइट पर्सन तुम हो। मिंग कहता है कि मास्टर की सारी बातों को मैं अच्छे तरीके से दिमाग में रखूंगा, तो जल्दी से हम इन पैम्पलेट्स को चिपका देते हैं, उसके बाद हम लोग खाने जाएंगे। मास्टर कहते हैं, मेरे डिसाइपल, एक कल्टीवेटर बिना खाए जिंदा रह सकता है, कहा जाता है कि वो एनर्जी और हेवनली दाव को ड्रिंक करके भी जिंदा रह सकता है। तभी मास्टर के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद मास्टर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को एक और जॉब मिला है। अब मास्टर कुछ देर तक उन लोगों से चैट में बातें करने लगते हैं, फिर हम लोगों को चैट पता चलता है जहां पर सामने वाले बंदे ने अमेरिका आने के लिए इन लोगों को ऑफर दिया था, क्योंकि वहां पर यही वैम्पायर वाला मैटर था और इसके पैसे भी बहुत अच्छे दिए जा रहे थे। मास्टर ये सब कुछ देखने के बाद बोलते हैं कि ये सचमुच में कोई सपना तो नहीं है ना। मास्टर खुश होकर पागलों की तरह कहने लगते हैं कि हेवन ने इस फॉर्चून को हम लोगों के लिए भेजा है, अब हमारे पास खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। और मिंग कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मास्टर कहते हैं कि अब मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए अमेरिका का टिकट कटवा दूंगा, तुम जल्दी से वहां पर जाना, काम को निपटाना और ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारे लिए लेके आना। मिंग कहने लगता है कि मास्टर, क्या मेरा अकेले जाना वहां सही होगा। मास्टर अपने मन में कहते हैं कि अगर मैं भी उसके साथ में चला गया तो दोनों का खर्चा बढ़ जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। फिर मिंग से बोलते हैं कि डिसाइपल, अब तुम अडल्ट बन चुके हो, तुम्हें चैलेंजेस का खुद से सामना करना चाहिए। पैसों की बातों को सुनकर मास्टर के तो मन में लड्डुएं फूटने लगते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। वो मिंग से कहने लगते हैं कि बच्चे, तुम हमारे कंट्री के लिए बाहर देश से ग्लोरी को लेकर आओगे और साथ में उस $1 मिलियन को भी। सीन प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है। मिंग अपने पास से टेलिस्मन निकाल कर बोलता है कि ये बड़े ही स्ट्रेंज बात है। गार्ड कहता है, क्या यहाँ कोई प्रॉब्लम है। मिंग कहता है कि ये डिमोनिक एनर्जी एक अनसीन कर्स से अटैच है, ये डिमोनिक एनर्जी मेरे टेलिस्मन के ड्राइंग को ब्लॉक कर रहा है, यानी कि उसके पावर को ब्लॉक कर रहा है। गार्ड पीछे से बोलता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मिंग अपने हाथों से डोनल के ऊपर में कुछ करता है और अपने हाथों पर पेपर लेकर बोलता है, जिसने इसके ऊपर में कर्स को डाला है अब वही इस कर्स को इससे बाहर निकालेगा, तो अब हमें उस कर्स डालने वाले को ढूंढना होगा। फिर वो अपने पाथ सीकिंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए टेलिस्मन को फेंक देता है और टेलिस्मन धीरे धीरे उड़ते हुए अपना आकृति चेंज करने लगता है और फिर लास्ट में एक पेपर बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है और वैम्पायर की तरफ आगे बढ़ चुका है। इसे देखते हुए मिंग बोलता है कि वैम्पायर इस डायरेक्शन में गया हुआ है, सबसे पहले तुम लोग जाओ मिस्टर डोनल्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, मैं इस टेलिस्मन बटरफ्लाई का पीछा करके उस वैम्पायर को पकड़ता हूँ। वैम्पायर अपने सर को पकड़े हुए आम लोगों के बीच से
गुजर रहा है और अपने मन में बोलने लगता है, मैं नहीं जानता कि आखिर मेरा माइंड इतना ज्यादा क्यों घूम रहा है, मैं किसके साथ में फाइट कर रहा था और वो बंदा कौन था और मैं यहाँ पर क्यों सोया हुआ था, मेरे साथ में क्या हुआ। ऐसा लगता है कि मैं बड़े लंबे समय तक सो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मैं इतना लंबे समय तक सो गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ कुछ तो है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। वैम्पायर अब एक बच्चे से टकरा चुका है जिस वजह से बच्चे का आइसक्रीम उसके हाथों से छूटकर गिर गया है और वो रोते हुए बोलने लगता है कि मेरा आइसक्रीम तो गिर गया। वैम्पायर एक सीरियस और गुस्से भरी निगाह से बच्चे को देखता है। बच्चा और भी ज्यादा फूट फूट कर रोते हुए बोलने लगता है, इस लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम को खाने के लिए मैंने काफी लंबे समय तक इंतजार किया था। उसकी मदर उसे संभालते हुए बोलती है कि एलन मत रो, तुम ठीक हो, अभी यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा बोलने लगता है, लेकिन फिर भी मैं उस आइसक्रीम को खाना चाहता था क्योंकि मेरा उसे खाने का काफी टाइम से मन था। लेकिन वैम्पायर का लुक तो पूरी तरीके से सीरियस है, ऐसा लगता है जैसे कि अब उसे खून की तलब लगने वाली है। और फिर वो अपने हाथ को उठाकर बच्चे के सर को सहलाते हुए हंसकर कहने लगता है कि मेरे लिटिल फ्रेंड, बिग ब्रदर की गलती थी, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या तुम मेरी गलती के लिए मुझे माफ करोगे। बच्चा थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वैम्पायर अपने जेब पर हाथ रखते हुए बोलता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। फिर वो अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालकर बच्चे के हाथों पर थमाते हुए बोलता है, लेकिन क्या ये इनफ होगा तुम्हारे लिमिटेड एडिशन आइसक्रीम को दोबारा बाय करने के लिए। बच्चा पूरी तरीके से हैरान और उसकी मदर भी, वो बोलती है कि सर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। साइड वाला बंदा बोलने लगता है, क्या तुमने देखा, ये सचमुच में एक रियल गोल्ड है। वैम्पायर अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाते हुए बोलने लगता है कि मैंने इससे पहले कैसे नोटिस नहीं किया, आउटसाइड का ये लुक, ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है यार। उसके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। वो बोलता है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई डिफरेंट ही वर्ल्ड हो। मैं काफी लंबे समय तक सो गया था जिस वजह से इस पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं यार, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ तो रात में दिन का नजारा दिखाई दे रहा है। क्या ये सारी चीजें कार्स है? ये तो बहुत ही फास्ट रन कर रही है। यहाँ पर कई सारी नई चीजें हैं। ये एरा तो बहुत ही ज्यादा वंडरफुल है, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। एक कपल जो डेट पर आया है वो सेल्फी ले रहा है और हमारा वैम्पायर भी इस सेल्फी में शामिल हो चुका है। बॉयफ्रेंड गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? वैम्पायर कहता है, क्या फोटोज लेना इतना ज्यादा आसान हो गया है इस वर्ल्ड में? ये तो चुटकियों का काम है। बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम एक कॉस्प्लेयर हो तो जाकर अपने साथियों के साथ में पिक्चर लो, हम नॉर्मल लोगों को परेशान मत करो। और अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों को ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, तो तुम मेरे साथ में चलो। फिर वो कंफ्यूज होकर पीछे देखने लगता है। लड़की तो अब हमारे वैम्पायर के प्यार में पड़ चुकी है। वो बोलती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश है। लड़का इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है, लेकिन वैम्पायर को तो यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। वो बाकी के कॉस्प्लेयर को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, उस बंदे ने इन लोगों को कॉज कहा, लेकिन ये कॉज है क्या? लेकिन इन लोगों के क्लोथ्स को देखकर मुझे अपने जमाने का समय याद आ गया। क्या ये लोग भी उस एरा के समान सुपर पावर्ड वाले लोग हैं? एक लड़की वैम्पायर के पास में आकर कहने लगती है कि यार तेरा वैम्पायर कॉस्प्ले तो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम्हें परफेक्ट स्कोर मिलेगा। फिर अपने बाकी के साथियों को बुलाते हुए कहती है कि चलो आज रात के कॉस्प्ले नाइट को हम एंजॉय करें। सारे लोग फोटोज ले रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, लेकिन हमारा वैम्पायर तो इन सारी चकाचौंधों को देखने के बाद काफी ज्यादा समझ नहीं पा रहा कि कौन सा वर्ड मैं बोलूं। वो बस देख रहा है। लड़की पूछती है कि मैं तो भूल ही गई, आखिर तुम कौन से कॉस्प्ले क्लब से बिलोंग करते हो और तुम्हारे क्लबमेट्स कौन है? वैम्पायर कहता है, कॉस्प्ले क्लब, क्लबमेट, क्या ये कोई सुपरनेचुरल एसोसिएशन है? साइड में देखो, साइड में टेलिस्मैन बटरफ्लाई एंट्री ले चुका है, यानी कि अब मिंग ने वैम्पायर को ट्रैक कर लिया है। और अपने इस टेलिस्मैन बटरफ्लाई को देखते हुए वैम्पायर कंफ्यूज हो जाता है और वैम्पायर के सामने में मिंग आकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लड़की कहती है, क्या तुम लोगों का एक ही क्लब है? और मिंग वैम्पायर से कहने लगता है कि तुमने मेरे क्लाइंट को बाइट किया है, जिस वजह से अब उसके ऊपर में कर्स आ चुका है और वो उठ नहीं रहा। मिंग को देखते हुए वैम्पायर अपने मन में कहता है कि ये वही पर्सन है जिसे मैंने पहले देखा था उठने के बाद। इसके एक्सप्रेशन को देखने के बाद मैं गेस कर पा रहा हूँ कि ये अपनी खुशी से मेरे पास नहीं आया है। मिंग कहने लगता है कि वो उठ नहीं रहा है और इस वजह से मुझे पेमेंट भी नहीं मिलेगा, तो तुम्हें अब उसे उठाना होगा। मिंग अपने वुडन स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में कहता है कि यहाँ पर आसपास में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मुझे अपने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी को पता लगे ही ये सारी चीजों को करना होगा। लेकिन इससे पहले ही वैम्पायर हमारे मिंग को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि मैं एक्सीडेंटली ये सारी चीजें को कर गया तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन
लेकिन उसका हाथ हमारे वुडन स्वॉर्ड पर लग गया है, जिस वजह से मिंग के हाथों से उसका वुडन स्वॉर्ड छूट जाता है। वैम्पायर कहता है कि प्लीज तुम मुझे इस नजरों से मत देखा करो, क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम मेरे ऊपर में ब्लेम कर रहे हो। मैं अपने मिस्टेक को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मिंग कहने लगता है अपने आप को ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हारे ऊपर में कुछ गलत चीजें की गई है। सीन एक घर के तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां अंदर से कोई कहता है कि जैक तुम अपने फर्स्ट मिशन में फेल हो गए, तुम्हारे जैसे कचरे की हमारे कल्ट में कोई भी जगह नहीं। शर्मिंदगी से जैक कहता है कि सारी चीजें स्मूथली चल रही थी जब तक कि वो प्योर ब्लडेड वैम्पायर कॉफिन से जंप करके बाहर नहीं आया। मेरे पास रिट्रीट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस ही नहीं था। सामने में स्लेव जैसे ह्यूमन, हाथों में हंटर, और इन ह्यूमंस को डोमिनेट करती हुई हॉट एंड सेक्सीएस्ट विमेन कहने लगती है कि तो तुमने रिट्रीट कर लिया। इसका मतलब यह है कि एंशिएंट गॉड ने जो तुम्हें पावर ग्रांट किया था एक छोटे वैम्पायर के कंपैरिजन में इतना ज्यादा वीक था। जैक अपनी सफाई में कुछ कहना तो चाहता है, लेकिन ये विमेन अपने हंटर का इस्तेमाल कर देती है और सीधा जैक के गले को पकड़ लेती है और अपने नजदीक करती हुए कहने लगती है कि मेरे ख्याल से तुम शायद मेरे स्लेव बनने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे हो, तो चलो मैं तुम्हारे इस तावलेपन को खत्म करती हूँ। तो एंशिएंट गॉड इसे पॉल्यूट कीजिए। और जैक के साथ में कुछ होने लगता है, उसके पूरे बॉडी पर पॉइजन फैलने लगा है, जिस वजह से जैक बहुत ही ज्यादा दर्द में चीखने चिल्लाने लगा और अपने घुटनों पर आ चुका है। लेडी कहती है कि कचरे, मेरे ख्याल से तुम इस पावर को डिजर्व ही नहीं करते, तो तुमसे ले लेना ही ज्यादा बेटर होगा। लेकिन जैक की हालत अब खराब हो चुकी है। अपने हंटर को टंग से लीक करती हुई लेडी कहती है कि लंबे समय से मैं किसी के साथ में खेली नहीं हुई, ये सोचकर ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। एंशिएंट गॉड प्लीज मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं उस वैम्पायर को ढूंढ सकूं। और पीछे से जैक इस लेडी के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन लेडी तो आगे बढ़ती ही जा रही है। जैक का दिमागी संतुलन खो चुका है। वो इस लड़की से भीख मांग रहा है कि वो उसके पैरों को चाटने दे, लेकिन लेडी अपने हाई हील पैरों से जैक को एक जोरदार लात मारते हुए कहती है कि निकल जाओ मेरे सामने से, जब मैं वापस आऊंगी तब तुम लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन करूंगी। जैक पीछे से कहने लगता है कि ये कितना अच्छा लग रहा है कि क्वीन ने मुझे किक मारा। सीन वैम्पायर और मिंग की तरफ दिखाया जाता है। वैम्पायर मिंग से पूछता है तो आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मिंग कहता है मेरा नाम है मिंग। और वैम्पायर कहता है तो मिंग क्या तुम्हारा कोई दूसरा और नाम नहीं है? और मिंग कहता है बस वूमिंग। वैम्पायर कहता है तो मेरा नाम है फेस्यू, मैं एक हाई रैंक्ड ब्लड नोबल हूँ, मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है और साथ में डिलीशियस फ्रेश ब्लड भी। मिंग कहता है अच्छा। फिर वैम्पायर कहता है तो बस अच्छा ही मत बोलो, आखिर तुम क्या पसंद करते हो मुझे बताओ। मिंग कहता है कुछ नहीं। वैम्पायर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? मिंग कहता है कुछ नहीं। फिर वैम्पायर कहता है तो क्या कोई तुम्हारा फेवरेट पर्सन नहीं है? मिंग कहता है कोई नहीं। वैम्पायर कहता है तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? मिंग कहता है कि नहीं है। वैम्पायर कहता है अगर तुम कुछ नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे हॉस्पिटल किस तरफ है? मिंग कहता है कि तुम इस रास्ते से चल रहे थे, तो क्या तुम कोई फॉरेनर नहीं हो? वैम्पायर कहता है ब्रो मैं बहुत ही लंबे समय से सोया हुआ था, आखिर मुझे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सदियां बीत चुकी है। मिंग शर्मिंदा होकर कहता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में आया था, इस वजह से डोनाल्ड को मार्क करना भूल गया। वैम्पायर कहने लगता है तो इसका मतलब यह है कि हम दोनों ही लॉस्ट हो चुके हैं। मिंग कहता है तो चलो हम लोग टैक्सी ले लेते हैं। वैम्पायर कहता है मैं माफी चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पॉकेट में जितना भी गोल्ड कॉइन था मैंने वो बच्चे को दे दिया। मिंग कहने लगता है क्यों ना तुम अपने इस आउटफिट को बेचने का ट्राई करो, क्योंकि ये काफी वैल्यूएबल लग रहा है। वैम्पायर कहता है तो हम लोगों को पॉन शॉप में जाना होगा जहां पर मैं इस ड्रेस को बेच सकूं। मिंग कहने लगता है वैसे मैंने अभी अभी नोटिस किया तुम बहुत अच्छी चाइनीज बोलते हो। और इस बात से वैम्पायर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि ओ हाँ यार, आखिर मैं चाइनीज कैसे बोल सकता हूँ, मैंने कब चाइनीज सीख ली। मिंग कहता है तुम इस तरीके की चीजों को भी भूल गए, तुम में और ज़ॉम्बीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। वैम्पायर कहता है कि ज्यादातर चीजें मुझे याद है लेकिन कुछ बातें मैं भूल चुका हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आखिर मैं कॉफिन में कैसे पहुंचा ये मुझे याद नहीं। जैसे ही मैं जागा मुझे हर तरफ से साउंड ही साउंड सुनाई दे रहे थे। मेरा सबकॉन्शियस ऐसा लग रहा था जैसे कि हर हालत में ब्लड पीना चाहता है। उस वक्त मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई और मैंने ट्रबल क्रिएट कर दिया, तो मैं दोबारा तुमसे माफी चाहता हूँ, ये मेरी फॉल्ट था। मिंग कहने लगता है मैंने कहा तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तभी इन दोनों के सामने में एक कार आकर रुकती है। ये वही बच्चा है जिसे अपना पूरा गोल्ड कॉइन वैम्पायर ने दे दिया था। बच्चा कहने लगता है कि अंकल हम दोबारा मिल गए। मदर कहती है कि मेरे ख्याल से तुम लोग राइड का इंतजार कर रहे हो, अगर तुम लोगों को बुरा ना लगे तो मैं तुम लोगों को वहां ड्रॉप कर सकती हूँ। मिंग डोर को ओपन करते हुए बोलने लगता है क्या आप हम लोगों को हॉस्पिटल छोड़ देंगी? अब ये सारे लोग आगे की तरफ में बढ़ चुके हैं। मदर कहने लगती है क्या तुम लोगों का तबीयत ठीक तो है ना, क्योंकि इतने लेट तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो। वैम्पायर पीछे से कहने लगते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है वो बीमार है और हमें उसकी काफी
चिंता यार, हमारे पास पैसे भी नहीं। मदर कहने लगती है डोर को ओपन करते हुए कि हाँ, तुमने जो गोल्ड कॉइन दिया था ना वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो मेरे ख्याल से इसे तुम्हें ले लेना चाहिए। मिंग की आंखों में तो लालच साफ साफ दिखाई दे रहा है। वैम्पायर उससे बोलने लगता है कि तुम्हारी आंखों में मैं लालच देख पा रहा हूँ, क्या तुम इन गोल्ड कॉइन को अपने पास रखना चाहते हो? मिंग कहता है नहीं नहीं, ऐसा बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लालच तो दिख रहा है। वैम्पायर अपने दिए गए गोल्ड कॉइन को वापस करते हुए कहने लगता है कि एक बार जो मैंने डिसाइड कर लिया ना उसे मैं वापस बिल्कुल भी नहीं लेता। मदर कहती है लेकिन वैम्पायर फिर कहने लगता है कि अगर तुमने इसे नहीं लिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। और मदर जो रहती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहने लगती है ठीक है, मैं तुम्हारे इस फेवर को लेने के लिए तैयार हूँ। वैम्पायर इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश और रिलैक्स्ड होकर कहने लगता है कि एक बार जो चीज़ें दे दी जाती है ना उसे दोबारा लेना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक जेंटलमैन की निशानी नहीं होती। तभी वैम्पायर को कुछ चीज़ नोटिस होता है, वो साइड की नज़रों से देखता है। मिंग कहने लगता है कि तुम्हारे इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? रूमर्स में जो वैम्पायर के बारे में बताया गया है क्या वो सही तो नहीं? लेकिन यहाँ पर ये लेडी आ चुकी है और उसने अपने ऑक्टोपस टेंटिकल से इस कार के ऊपर में अटैक कर दिया है साइड से। लेकिन मिंग को इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। वो बोलने लगता है कि तुम एलिगेंट एरोगेंट दोनों ही हो। वैम्पायर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से विंडो के बाहर तुम्हें देखना चाहिए। वैम्पायर के पीछे में भी ऑक्टोपस का टेंटिकल आ गया है। मिंग कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपने विंडो के पीछे देखना चाहिए। इन ऑक्टोपस टेंटिकल ने कार को चारों तरफ से घेर लिया है। वैम्पायर कहने लगता है कार को यहीं रोको, आगे डेंजर है। मदर कहने लगती है कि आखिर तुमने क्या देख लिया, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी कोई नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। लेकिन टेंटिकल ने आते ही अपना जलवा दिखा दिया है। उसने गाड़ी के ऊपर में अटैक करके गाड़ी को हवा में उछाल दिया है। फिर ये गाड़ी अब हम लोगों को ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वैम्पायर किसी तरीके से मदर एंड सन को बचाकर उन लोगों को थोड़ा दूर ले जाता है, लेकिन वो लोग शायद अनकॉन्शियस हो चुके हैं। वैम्पायर बोलने लगता है कि वो मिंग क्या तुम ठीक हो? और मिंग तो यहाँ पर बड़े ही आसानी से जंप करके आ चुका है। बेचारे का एक कपड़े का टुकड़ा जलने लगा है। वो बोलता है कि नहीं, मेरा कपड़ा तो बर्न हो रहा है, मास्टर ने कहा था कि इसे खरीदने में काफी ज्यादा पैसा लगा था। गाड़ी की धज्जी उड़ गई है, सारे लोग सही सलामत बाहर आ चुके हैं। अभी तक मदर और सन का मेरे को आइडिया नहीं। लेडी भी अपनी एंट्री ले चुकी है और वो कहने लगती है ओह, यहाँ पर तो एक छोटा सा ब्लैक हेयर येलो स्किन बॉय भी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये तो कॉमिक बुक से बाहर आया है और इसका इंटेंशन मिंग के लिए तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मिंग कहता है मेरे ख्याल से तुम इस वैम्पायर के लिए यहाँ ट्रबल क्रिएट करने के लिए आई हो, तो मैं माफी चाहता हूँ, तो क्या तुम थोड़ा इंतजार कर सकती हो, क्योंकि मुझे अपने प्रॉब्लम को पहले फिक्स करना है। लेडी हंटर को चाटते हुए बोलती है ये बच्चा तो कितना ज्यादा क्लेवर और अडोरेबल है, क्या तुम अपनी बिग सिस्टर को अपने आप को टेस्ट करने दोगे? बोलकर अपने हंटर से ऑक्टोपस का टेंटिकल निकालकर हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चुकी है। लेडी ने हंटर से मिंग के ऊपर अटैक कर दिया है। मिंग ने डॉज करके अपने आप को इस अटैक से बचा लिया है। दोबारा से लेडी ने अटैक कर दिया है, लेकिन मिंग अपने आप को इस बार भी डॉज करके बचा लेता है और कंटिन्यूअसली वो हमारे मिंग के ऊपर में अटैक करने लगती है। लेकिन मिंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो उसके हर एक अटैक को डॉज करके अपने आप को जंप करते हुए बचाने लगता है। पीछे की तरफ में मिंग और लेडी बहुत ही घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, जहां पर अटैक और डॉज दोनों ही जारी है। और दूसरी तरफ में हमारा वैम्पायर इन दोनों मदर एंड सन को संभालते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो? और मदर कहने लगती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा सीरियसली इंजर्ड है, मुझे कुछ भी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज कैसे भी करके सबसे पहले मेरे बच्चे को बचाओ। और गुस्से में वैम्पायर उस लेडी को देखने लगता है। लेडी अटैक करते हुए कहती है कि कमीने लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे साथ हाइड एंड सीक का गेम खेले, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। लेडी जैसे ही दोबारा से मिंग के ऊपर में अटैक करती है, इस बार वैम्पायर अपने ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक के ऊपर में अपना काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से लेडी का अटैक डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन मिंग कंफ्यूज हो जाता है। मिंग कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी थी, आखिर तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? वैम्पायर गुस्से में कहने लगता है कि ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए था, आखिर तुमने इंटरफेयर करके उसे रोका क्यों नहीं? मिंग कहता है कि मेरे मास्टर ने जो स्किल मुझे सिखाया है उसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे पेमेंट की जरूरत पड़ती है, जब तक कि वो मुझे हार्म ना करे। लेडी कहती है जैसा मैंने सोचा था, प्योर ब्लड वैम्पायर बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, तुम दोनों तैयार हो जाओ मेरे स्लेव बनने के लिए। लेकिन वैम्पायर ने अपने अटैक को तैयार कर लिया है और बिना देरी के लेडी के ऊपर में अपने ब्लड अटैक को कर देता है, जिस वजह से ये अटैक सीधा उसके कंधे पर जाकर लगता है और लेडी पूरी तरीके से कंफ्यूज। इस अटैक से लेडी को बहुत ही गहरी इंजरी होती है, लेकिन वैम्पायर नहीं रुकता, वो अपने ब्लड ड्रॉप अटैक से कंटिन्यूअसली लेडी के ऊपर अटैक करता है और लेडी अपने ऑक्टोपस हंटर को अपने बॉडी के चारों तरफ में फैला देती है और जिस भी डायरेक्शन से ब्लड ड्रॉप अटैक हो रहा था वो हर एक ब्लड ड्रॉप अटैक को ब्लॉक करती है। मिंग कहता है देखो मैं तुम्हें पहले ही क्लियरिफाई कर दे रहा हूं, तुमने यहां पहले अटैक किया है तो बाद में पेमेंट के लिए मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। फ्रस्ट्रेटेड वैम्पायर कहता है कि पेमेंट, आखिर तुम ये क्या बकवास बातें बोल रहे हो?
इसके जैसे लोग मासूम लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के। क्या तुमने कभी ये रियलाइज नहीं किया है कि तुम्हें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, और वो कंटिन्यूअसली लेडी के ऊपर में अपने ब्लड ड्रॉप से अटैक कर रहा है, लेकिन लेडी भी कहाँ कच्ची खिलाड़ी है, वो अपने ऑक्टोपस हंटर से हर ब्लड ड्रॉप अटैक को ब्लॉक कर रही है। वैम्पायर अब बहुत बुरी तरीके से गुस्से में आ चुका है और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं तुम्हें हेल में भेज कर ही रहूंगा। और वैम्पायर को इस तरीके से अटैक करता हुआ देखकर मिंग अपने मन में कहने लगता है, इनजस्टिस को देखकर इस वर्ल्ड में गुस्सा हो जाना, मास्टर ने मुझे बताया था ऐसे लोगों को जस्टिस ऑब्सेस्ड ल्यूनेटिक कहते हैं। लेडी अपने फेस से ब्लड साफ करती हुए कहती है कि तुम लोग बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं हो, तुम लोगों को टैम करना मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है यार, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अब मेरे पास कोई दूसरा चॉइस ही नहीं। और अपने हंटर से अपने आप को ही बाइंड करती हुए कहने लगती है कि ओ मेरे ग्रेट गॉड, आपकी जैसी मर्जी हो, आप मेरा वैसा ही इस्तेमाल करें। अब लेडी के बॉडी में पूरी तरीके से पॉइजन फैलता हुआ हमें दिखाई देता है, उसकी आंखें अब डार्क हो चुकी है, ऐसा लगता है कि वो किसी काली शक्ति के चपेट में आ चुकी है। उसके सारी बॉडी पर से क्या बताऊं, बॉडी तो बहुत ही कमाल का दिख रहा है, लेकिन डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है उसके पिछवाड़े से, उसके सामने से, सभी तरफ से। लेडी का जो हंटर है वो उसके बालों के साथ में मर्ज हो चुका है। अब यहाँ उसके बाल ऑक्टोपस के टेंटिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं और लेडी कहने लगती है हंसते हुए सेकेंड राउंड का टाइम हो चुका है, और अपनी जीभ से अपने होठों को चाटते हुए कहती है तो चलो सेकेंड राउंड स्टार्ट किया जाए। लेडी अपने टेंटिकल से मिंग और वैम्पायर के ऊपर में अटैक कर देती है। वैम्पायर तो अपने ब्लड ड्रॉप से उसके ऊपर में अटैक कर ही रहा था और ब्लड को साथ में डायरेक्शन भी दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये लेडी अपने टेंटिकल से मिंग और वैम्पायर के ऊपर में अटैक करती है, ये दोनों डॉज करके इस अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल अटैक था। लेडी वैम्पायर के पीछे में आ चुकी है और उसका टेंटिकल वैम्पायर के गर्दन के नजदीक पहुंच चुका है और लेडी हंसती हुए कहने लगती है तो चलो वैम्पायर से शुरू करते हैं। लेकिन वैम्पायर अपने हाथों से उसके टेंटिकल्स को पकड़ लेता है। वैम्पायर ने लेडी के ऊपर में बहुत ही भयानक अटैक कर दिया है, जिस वजह से लेडी पीछे की तरफ में जाने लगती है और वैम्पायर लैंड करते हुए होने लगता है कि ये अब और ज्यादा फास्टर हो गई है। लेडी के गिरने की वजह से सामने में बहुत ही बड़ा धमाका और डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है और वैम्पायर एक सीरियस लुक में देखते हुए अपने मन में कहता है, हर वो स्पॉट जहां पर उसने टच किया है मैं वहां पर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। वैम्पायर का हाथ कांप रहा है और अपने हाथ को देखते हुए वैम्पायर कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम प्यूरिफिकेशन सेक्ट से बिलोंग करती हो, क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करता है? और लेडी आते हुए कहने लगती है कि अब हम लोगों को चर्च ऑफ स्टार विजडम कहा जाता है, तुम्हारी तरह नहीं, हम पहले के मुकाबले में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं। तुम लोग बस अब एक छोटे मोटे वैम्पायर्स हो जो कि बहुत जल्द इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा। वैम्पायर बड़े गौर से उसकी बातों को सुन रहा है। वैम्पायर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है कि वैम्पायर्स का प्राइड कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने चेंट ऑफ सिन का असली पावर दिखाऊं। और वैम्पायर मंत्र कहता है, आई क्लो माई वे through the cracks on the time and space, reborn in the abyss of the blood and the flesh। मिंग ये सब बातों को सुन रहा है। I stare into eyes of the envy rage and the stream of weak heart। ये सारी बातों को ये लेडी भी सुन रही है। And become the night of the night descended into this world। और वैम्पायर पूरी तरीके से अपने इस स्किल को या एबिलिटी को या अटैक को करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन ये क्या, ये अटैक तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। वैम्पायर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, अपने मन में कहने लगता है शॉक होकर कि आखिर मेरा चेंट ऑफ सिन डिसअपीयर कैसे हो सकता है, इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। लेकिन लेडी अपने टेंटिकल्स के साथ में सामने में आ चुकी है। वैम्पायर का खात्मा करने के लिए हंसती हुए कहने लगती है कि तुम्हारा शो तो खत्म हो गया, अब मेरी शो की बारी है। लेडी ने अपने ऑक्टोपस टेंटिकल से वैम्पायर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। खुश होती हुए कहने लगती है तो चलो अब तुम मेरे सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रेट गॉड ऑफ द ओल्ड, प्लीज आप इस प्योर ब्लड वैम्पायर को एक्सेप्ट कीजिए। मिंग अपने वुडन स्वॉर्ड से इसके
उसके टेंटिकल्स को काटते हुए बोलता है कि आंटी तुम्हारा शो भी खत्म हो गया है, अब मेरी बारी है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अभी मुझे इसकी जरूरत है। शॉक होकर लेडी कहती है कि इसने मेरे लॉर्ड ऑफ द ओल्ड गॉड के डिवाइन माइंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिर ये किस नस्ल का मॉन्स्टर है। मिंग अपने वुडन स्वॉर्ड से टेलिस्मन को निकालते हुए बोलता है कि मैंने अपने दूसरे टोकन को भी फ्री में वेस्ट कर दिया, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और वैम्पायर को देखते हुए कहता है तो इसका भुगतान अब तुम्हें ही करना होगा। लेडी फ्रस्ट्रेटेड होती हुए कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता, आखिर एक ऑर्डिनरी लड़का मेरे इतने पावरफुल अटैक को कैसे रोक सकता है। वैम्पायर तो अब राहत की सांस लेता है। वैम्पायर लेडी की तरफ दिखाते हुए मिंग से कहता है कि जल्दी उसे खत्म करो वरना वो दोबारा हमारे ऊपर में अटैक करेगी। मिंग कहता है ठीक है ज्यादा बातें नहीं। लेडी कहती है कि ये मुझे बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लग रहा, क्या ये बस एक इत्तेफाक था। फिर वो अपने टेंटिकल से मिंग को जकड़ने लगती है, लेकिन मिंग तो पूरी तरीके से रिलैक्स है और लेडी पीछे की तरफ से पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगती है कि ये बस इत्तेफाक था, तुम दोबारा ये सारी चीजों को नहीं कर सकते, मेरे जो लॉर्ड ऑफ द ओल्ड गॉड है वो मेरे साथ में है, अब तुम पूरी तरीके से मेरे हो चुके हो। लेकिन मिंग को तो इन सब से फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलता है कि आखिर ये औरत करना क्या चाहती है। फिर से वो लेडी चिल्लाती हुए बोलने लगती है कि मेरे लॉर्ड इसे आप एक्सेप्ट कीजिए। मिंग के बॉडी पर से काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है और वो टेंटिकल्स के ऊपर में अटैक करती है, जिस वजह से अब ये लेडी काफी ज्यादा परेशान होकर कहने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरा डिवाइन माइंड जो कि द लॉर्ड ऑफ द ओल्ड गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, उसे ये लड़का कैसे डिफीट कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। आखिर ये किस तरीके का इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है जो मुझे अब मिल रहा है। लेडी के पूरे कपड़े फटने लगते हैं और कुछ ही पल की बात थी कि लड़की के ज्यादातर कपड़े फट चुके हैं, बचे हैं तो कुछ इज्जत बचाने वाले कपड़े, लेकिन उसकी जो बुरी आत्मा थी उसके बॉडी को छोड़कर जा चुकी है। वैम्पायर तो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर लेडी के साथ में अभी अभी ये हुआ क्या। ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट और बॉडी एक साथ में क्रश हो रहे हैं। लेडी रिलीफ फील करने के बाद सीधा अपने घुटनों पर आ चुकी है, अब उसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार है, कोई भी पॉइजनस थॉट नहीं। और ये सारी चीजों को देखकर ये दोनों तो चुप ही हो जाते हैं। मिंग कहता है मेरे ख्याल से मैंने गलत टारगेट को हिट कर दिया। पाथ ब्रेकर्स, तुम लोगों का लेवल इतना हाई नहीं है तो तुम लोगों को दूसरे के रास्ते को तबाह नहीं करना चाहिए। उसके बाद जाकर तुम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के ऊपर में ब्लेम करते हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेडी ब्लश करती हुए कहने लगती है ठीक है मास्टर, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा है मैं उस इच्छा को पूरी करूंगी। तो गाइज इसे ही कहते हैं आत्मा परिवर्तन। मिंग और वैम्पायर दोनों ही मदर और बच्चे को देखने लगते हैं और वैम्पायर बोलता है कि आखिर तुमने उसे जाने क्यों दिया। मिंग बोलने लगता है कि अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या तुम इसे बचा सकते हो। और वैम्पायर नीचे झुकते हुए कहने लगता है कि बच्चा अभी वर्जिन है तो मैं इसे बचा सकता हूं, बोलकर उसके नेक पर बाइट करने लगता है। बच्चे के पेट पर जो लोहे या कांच का टुकड़ा गड़ा हुआ था, वैम्पायर उसे निकाल देता है, बच्चे की इंजरी हील होने लगती है। मिंग बोलता है क्या तुमने इसे भी वैम्पायर बना दिया। और वैम्पायर कहने लगता है कि हाँ ये फर्स्ट बाइट है जो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर तुम शुरुआत में ही इंटरफेयर कर देते तो हमारे पास समय था कि हम लोग इसे बचा सकते थे। मिंग कहता है कि तुम उसे डिफीट नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे अपने दूसरे टोकन को इस्तेमाल करना पड़ा। वैम्पायर गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूं। धीरे धीरे वैम्पायर की आंखें बंद होने लगती है और वो पूरी तरीके से लस्त होकर जमीन पर धराशायी हो जाता है। और मिंग वैम्पायर को देख रहा है और अपने मन में कहता है कि तुम्हारे थोड़ी सी एनर्जी क्या चली गई, तुम तो बेहोश हो गए, लेकिन जैसे ही तुम कॉफिन से बाहर निकले थे उसी पल से तुम काफी ज्यादा वीक हो, तो फिर भी तुम यहाँ स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे। जैसा कि मास्टर ने बताया था ये एक गधा काइंड हार्टेड आदमी है। सीन दिखाया जाता है एक हाथ जो कि कॉइन को छोड़ते हैं और कॉइन दूसरे हाथ पर जाकर गिरता है और हाथ के नीचे में रखा हुआ है भीख मांगने वाला कटोरा। जितना पैसा भिखारी को मिंग ने दिया था उससे ज्यादा पैसा उठाते हुए मास्टर कहने लगते हैं कि तू एक नंबर का गधा है, कभी भी यहाँ काइंड मत बनना। मास्टर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक हिस्टोरिकल स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर भी हुआ करता था। और मिंग कहने लगता है कि मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। अपने हाथों से पैसा जाता हुआ देखकर भिखारी बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर मास्टर एक लंबा चौड़ा स्टोरी बताने लगते हैं जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। फिर मास्टर मिंग से कहने लगते हैं कि हर एक बंदे को मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, तो इसीलिए अच्छे काम भले ही करो लेकिन किसी के ऊपर में एहसान मत करो। मिंग कहता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। मास्टर कहने लगते हैं कि मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें काइंड हार्टेड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि काइंड हार्टेड वाले लोग बहुत ही बड़े गधे होते हैं, वो हर किसी की भी मदद करने चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर हर कोई जाकर उनकी मदद करेगा तो आखिर वो अपनी मदद कब करेंगे। और मिंग बड़े गौर से उसकी बातों को सुनने लगता है। वैम्पायर को देखते हुए मिंग अपने मन में कहता है कि ये जो मैडमैन ओवरफ्लोइंग वाले लोग हैं जिनमें जस्टिस का सेंस होता है और साथ में
फुलिश काइंड हार्टेड वाले लोग, ये सारे बहुत बड़े गधे होते हैं यार, हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं यार। इस वैम्पायर के अंदर में तो ये दोनों ही गुण मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर मैं इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। सीन हॉस्पिटल की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर वैम्पायर आकर डोनाल्ड को अब रिकवर कर देता है, लेकिन डोनाल्ड की रिकवरी की वजह से वैम्पायर की हालत खराब हो जाती है। वो पूरी तरीके से लस्त हो चुका है। गार्ड कहने लगता है अपने साथी से कि देखो हमारे बॉस दोबारा से नॉर्मल हो रहे हैं। मिंग वैम्पायर से कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाया था। वैम्पायर अपने हाथों पर ब्लड का पाउच लेकर हाफते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे और ज्यादा ब्लड का बैग चाहिए, मुझे जल्दी से कोल्ड ब्लड ला कर दो। थोड़ा रिकवरी लेने के बाद वो मिंग से कहता है कि आज के एरा का जो हॉस्पिटल है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो कोल्ड डिलीशियस ब्लड है, जितना तुम्हें चाहिए तुम यहाँ पर से ले सकते हो। मिंग वैम्पायर को देखने लगता है और वैम्पायर कहने लगता है कि दोबारा से मुझे तुम इस नजर से क्यों देख रहे हो। एक वैम्पायर के लिए ये नेचुरल है कि उसे ब्लड पसंद है। मिंग कहता है मैं बस ये सोच रहा हूँ कि डोनाल्ड एक वैम्पायर क्यों नहीं बना, लेकिन वो बच्चा वैम्पायर बन गया। वैम्पायर कहने लगता है क्योंकि वो बच्चा एक वर्जिन लड़का था, इस वजह से वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन अगर वो एक वर्जिन लड़का नहीं होता और उसका पूरा लाइफ फोर्स ड्रेन हो जाता तब वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता, और जिस भी बंदे को ज़ॉम्बी बाइट करता है तो वो बंदा भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वैम्पायर्स की लाइफ इसी तरीके से आगे बढ़ती है। बेशक एक आदमी वैम्पायर हो या ज़ॉम्बी, ये पावर ग्रांट करने वाले के पास से लिया जा सकता है। मिंग पूछता है तो क्या ये पावर एक कर्स है? उस समय मैंने देखा था कि उनकी बॉडीज पे डार्क मैजिक का कर्स जन्म लिया था। इस तरह के पावर को डिमोनिक एनर्जी कंसीडर किया जाता है हमारे कंट्री में, और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है प्रीस्ट, जिसने इस ज़ॉम्बी को क्रिएट किया। वो अपने इवल इंसेनिटेशन को यूज करके कर्स को स्प्रेड करते हैं। ज़ॉम्बीज जो इस कर्स से पोजेस्ड है वो तुम लोगों के समान ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। वैम्पायर कहने लगता है तो क्या तुम मुझे भी ज़ॉम्बी बनाना चाहते हो? मिंग कहने लगता है अगर मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलने वाले होते ना तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, स्पेशली वैम्पायर्स की। और दूसरी तरफ तुम्हारा मानसिक संतुलन बिल्कुल ही ठीक है, तो मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। गार्ड बाहर आते हुए कहता है कि बॉस हमारे जाग गए हैं, वो तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। डोनाल्ड कहने लगता है कि चाइना 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 नंबर 1 है, अजी घंटा मेरा। और डोनाल्ड मिंग की तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मिंग कहता है कि मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, बस मेरा पेमेंट करो। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा मिंग बताता है कि तुम्हारा टोटल होता है $11 मिलियन, तो जल्दी से मुझे कैश करो या फिर वी पे करो, लेकिन पेमेंट करो। डोनाल्ड कहता है क्या मैं अपने बैंक कार्ड को यूज कर सकता हूँ? फिर कहता है कि पैसे मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, अगर तुम मेरे साथ में रहते हो तो मैं तुम्हारे लिए सारी चीजों को अवेलेबल करवा दूंगा। मिंग जाते हुए कहता है कि मुझे इन सारी बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम बस मेरा पेमेंट मुझे दे दो, मुझे जल्द से जल्द अपने मास्टर के पास में पहुंचना है क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और उनके पास जाकर मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और जाते जाते कह जाता है कि इस बात को ध्यान रखना कि तुम अभी थोड़ी देर पहले कर्ज से पजेस्ड थे, इस वजह से अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो तुम्हें काफी बदकिस्मती का सामना करना पड़ सकता है। सीन उस जगह पर शिफ्ट हो गया है जहां पर हमें पहली बार कॉफिन मिला था। यहाँ पर एक नन दिखाई देती है जो कि अपने होश में आ चुकी है। वो कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और फादर अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। और नन कहने लगती है कि जल्दी सामने की तरफ में देखो। और फादर कंफ्यूज होकर जैसे ही सामने में देखता है वो बॉक्स तो पूरी तरीके से खुला पड़ा है, एम्प्टी है, और वहां पर से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं निकल रही। और लोग कंफ्यूज होकर बोलने लगते हैं कि ये चीज तो खुल चुका है, क्या सचमुच में जो इसके अंदर में था अब वो यहाँ बाहर आ चुका है? और जितने भी गोस्ट यहाँ पर थे आखिर वो लोग कहाँ डिसअपेयर हो गए? जब मिंग अपना घंटी बजाकर उन सारे स्पिरिचुअल मेल वॉलेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उस इंपैक्ट की वजह से ये सारे लोग भी अनकॉन्शियस हो गए थे यार। समझने का अब कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तभी इस बंदे की नजर सामने की तरफ में जाती है और वो चौंक जाता है। और एक बंदा जो कि काउबॉय के समान दिख रहा है वो बड़े ही शांति से आ रहा है, और सामने वाला बंदा कहने लगता है अगर तुम प्राइज के लिए आए हो तो तुम काफी लेट हो चुके हो क्योंकि ऑलरेडी किसी ने इसे सॉल्व कर दिया है। लेकिन ये काउबॉय सीधा आकर ये जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को मारने लगता है, और अपने साथियों को मरा हुआ देखकर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये बिना किसी रीजन के हमारे ऊपर में क्यों अटैक कर रहा है, और उसने तो कुछ लोगों को जान से मार भी दिया है, क्या ये कोई गोश्त है? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? लेकिन ये बंदा हंसते हुए कहने लगता है इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम लोग जान के क्या ही करोगे, मरने वाले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि उनको मारने वाला कौन था, तो चलो बिना देरी के अपने सोल को मुझे हैंड ओवर कर दो। और चुटकी बजाते ही उसने इस जगह पर मौजूद सारे लोगों को एक ही झटके में जान से मार दिया। कॉफिन को छूते हुए कहने लगता है कि फाइनली तुम जाग गए, इस दिन के लिए मैंने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया है और बहुत ही लंबा समय बीत भी चुका है। आज रात एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा।
अब सीन एक जगह पर शिफ्ट हो गया है। कोई कहने लगता है कि आज का दिन कितना ज़्यादा सुहाना है यार, ये हमारी लेडी है जिसका मन परिवर्तन हो गया है। वो आती हुए कहने लगती है कि मेरे लॉर्ड ऑफ एंशिएंट गॉड, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या था, लेकिन उसका इनक्रेडिबल सेंसेशन ने मुझे उस पर बिलीव करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेडी साइड की तरफ में देखती है जहाँ पर दो बंदे मौजूद है। जहाँ बैठा हुआ बंदा कहने लगता है क्या तुमने अपने पूरे रात को ऐसे ही बर्बाद कर लिया। लेडी कहती है कि आखिर तुम्हारे यहाँ आने का मतलब क्या है यार। बैठा हुआ बंदा कहने लगता है बॉस ने हम लोगों को ऑर्डर दिया था, वरना तुम्हें देखना भी मैं पसंद नहीं करता। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा वो अंडरलिंग जिसका नाम जैक है वो कहाँ है। लेडी कहती है पीछे से कि आखिर तुम्हारा इससे क्या वास्ता। ये आदमी कहता है कि जो भी उस रात उस एक्सोर्सिज्म में पार्टिसिपेट किया था वो ऑन द स्पॉट मारा जा चुका है। जहां तक हम गलत नहीं है, जैक ने भी पार्टिसिपेट किया था, आखिर वो कहाँ है। सारे लोग जैक के पास में आ गए हैं यार। ये बंदा जैक को कुछ पिलाने लगता है या फिर उसके बॉडी से कुछ अब्सॉर्ब करने लगता है। फिर कुछ ही पल की बात थी कि जैक दोबारा से रिकवर लेकर हंसते हुए बोलने लगता है कि लेडी चैनल प्लीज। बात पूरा किए बगैर वो साइड की तरफ में देखता है कि लॉर्ड जेम्स आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जेम्स कहता है कि जैक मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने उन सारे लोगों को जान से मारा है। जैक उठते हुए कहता है कि आखिर मैं किसी को जान से कैसे मार सकता हूँ, ये सब कुछ तो उस कॉफिन से निकले वैम्पायर ने किया है। जेम्स कहता है क्या वैम्पायर। चेन कहती है कि हाँ वो एक प्योर ब्लड वैम्पायर है, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने उससे फाइट किया था। जैक कहता है कि लेडी चेन क्या सचमुच में। जेम्स कहता है अब जबकि तुम उससे सबक सिखाने के लिए गई हुई थी तो तुम अकेले क्यों आई हो, आखिर वो कहाँ पे है। चेन ब्लश करती हुए कहने लगती है कि वो बात कुछ इस तरीके से है कि मैंने उसे बस पकड़ ही लिया था, लेकिन वहां पर एक एशियन गाय था जिसने उसकी मदद की। जैक हैरान होते हुए कहता है कि एशियन लड़का, क्या ये वही है। जेम्स बोलने लगता है क्या तुम उसे जानते हो, साथी बना लिया होगा। और अभी अभी तो मिस चेन ने भी कहा कि उनका सामना उन दोनों से हुआ था और वो दोनों साथ में मिलकर इनसे फाइट कर रहे थे। जैक कहने लगता है कि ये वही बंदा था जिसने कि उस कॉफिन को ओपन किया था। मेरे ख्याल से उसने वैम्पायर को रिलीज करके अपना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैम्पायर उस लड़के को बिलोंग करता है यार। ये सब कुछ उन लोगों ने स्कैम करके प्लान किया था। चेन ब्लश करती हुए कहने लगती है कि नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता। जेम्स कहता है लेकिन पॉसिबिलिटी तो इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अब हम लोगों को उसके एग्जैक्ट प्लान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन एसोसिएशन सुपर पावर इंडिविजुअल अब हम लोगों के ऊपर में सस्पेक्ट कर रहा है इन सारी वारदातों के ऊपर। हम लोगों ने हमेशा से इंसिडेंट को अपने गॉड के इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब सारी चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। हमें हर हालत में उन सारे लोगों को कैप्चर करना होगा, यानी कि मिंग और वैम्पायर को, जिसके बाद हमारा जो नाम अभी बर्बाद हुआ है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो चेन क्या तुम यहाँ पर कुछ जानती हो जिससे हमें मदद मिल सके। चेन कहने लगती है कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो लड़का बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हुड्डी मैन कहने लगता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पैथेटिक वुमेन इतना ज़्यादा डरी हुई होगी। चेन कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। जब तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपने मुंह को बंद रखो या फिर यहाँ पर से निकल जाओ। जेम्स कहता है कि चेन तुम अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करके मिलर को गाइड करो उन लोगों को चेस करने में। चेन कहती है कि आखिर मैं किस राइट से इसकी मदद करूं, क्या ये इतना ज्यादा वीक हो गया है कि खुद से उन्हें चेज नहीं कर सकता। और पीछे से जेम्स कहता है ये ऑर्डर सुप्रीम कमांडर की तरफ से आया है, उन्होंने बताया था कि ओल्ड गॉड ने इसे पावर ग्रांट किया है, तो अब शायद समय हो गया है कि उस पावर का इस्तेमाल किया जाए। सीन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहां पर ये गार्ड हमारे मिंग को सी ऑफ करने के लिए आया है, साथ में पेमेंट वेमेंट सब कुछ कर दिया गया है। और लास्ट टाइम बाय बोलते हुए गार्ड इस जगह पर से जा चुका है। और मिंग कहने लगता है इस बात को अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि तुम हम लोगों को फॉलो करते हुए यहाँ पर तक आ गए हो, लेकिन अब रीजन जा चुका है, तो आखिर तुम यहाँ अभी भी क्यों रुके हुए हो, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। वैम्पायर हंसते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फाइनल जर्नी में जाता हुआ देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना तब से तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। मिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, बस तुम अनोइंग नहीं हो। वैम्पायर मेलोड्रामा करते हुए कहने लगता है मैं अनोइंग नहीं हूँ, मैं जानता था। और मिंग बोलने लगता है कि तुम इस तरीके का नाटक करना बंद करो। अगर मैं तुमसे सच कहूं तो ये मेरा खुद का प्रॉब्लम है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल बात यह है कि हैप्पीनेस और सोरो में मुझे डिफरेंस पता ही नहीं। ये बहुत ही रेयर है कि मुझे लोग अनोइंग नहीं लगते। और वैम्पायर कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ और लोगों के बीच में फेयरली अपना इंप्रेशन छोड़ता हूँ। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। मिंग कहने लगता है कि हाँ ये इतना बुरा भी नहीं। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वैम्पायर कहने लगता है कि अब जबकि तुम जा रहे हो लेकिन हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। मिंग कहने लगता है कि दोस्त मुझे नहीं पता कि
कि आखिर ये क्या होता है, मैं तो अनाथ हूँ और मैंने कभी भी दोस्त नहीं बनाए। तभी एक बंदा शायद जानबूझकर हमारे मिंग से टकरा जाता है और वो माफी भी बोलता है और मिंग कहने लगता है जो लोग मेरे साथ में रहते हैं ना वो आगे जाके बहुत ज्यादा सफर करते हैं, मेरे मास्टर ही ऐसे हैं जो हमेशा से मेरे साथ में रहे हैं। और वैम्पायर कहने लगता है तुम्हारे मास्टर मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। दोनों की बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी चल रही है। तभी यहाँ पर मास्टर का फोन कॉल आ जाता है या फिर हमारा मिंग अपने मास्टर को फोन कर देता है और तभी फोन उठाते हुए मास्टर बोलने लगते हैं कि और मेरे बच्चे क्या हाल है तुम्हारा। लेकिन हमारा जो रहता है ये वैम्पायर वो हमारे मिंग को नीचे देखकर रोक लेता है क्योंकि मिंग के जस्ट नीचे पर एक केले का छिलका है। और मास्टर कहने लगते हैं क्या तुमने अपने काम को अच्छी तरीके से कर लिया। और ये एक वीडियो कॉल होता है। मिंग बोलने लगता है कि मास्टर मैंने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। मास्टर के पसीने छूट चुके हैं। वो बोलने लगते हैं चलो बहुत ही बढ़िया। मिंग कहता है कि मास्टर आपका एक्सप्रेशन दुखी और खुशी दोनों का ही क्यों नजर आ रहा है। और मास्टर कहने लगते हैं कि मैं जॉइंट एक्सरसाइज कर रहा हूं, भले ही मैं अपने स्पिरिचुअल रूट को खो चुका हूं। और फिर हम मास्टर को देखते हैं जो कि एक बहुत ही सेक्सीएस्ट लेडी से अपना मसाज करवा रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्लश भी कर रहे हैं। कहते हैं लेकिन ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ सकता, मास्टर के तो मजे ही मजे हैं, बहुत कुछ चीजें दिखाई दे रही है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सारी चीजों को देखते हुए वैम्पायर तो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होकर बोलता है कि तुम्हारे मास्टर तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। वैम्पायर की आवाज को सुनने के बाद मास्टर पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साइड में कौन है। और हमारा मिंग पूरी चीजें उसको बता देता है। और सामने में हम लोग एक बाप बेटे को देखते हैं। बेटे के हाथ पे कागज पे बना हुआ प्लेन है और वो बोलता है कि फादर मैं इस प्लेन को उड़ाना चाहता हूँ। फादर बोलने लगते हैं कि ये एयरपोर्ट है, तुम यहाँ किसी को परेशान नहीं कर सकते। और वैम्पायर का नाम सुनने के बाद मास्टर के तो कान खड़े हो जाते हैं, खुश होते हुए बोलने लगते हैं अपने मन में मैंने सुना है वैम्पायर्स बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, अगर वैम्पायर फ्रेंड हो तो हमारी तो लाइफ ही बन जाएगी। फिर वो मिंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि लोगों के साथ में सोशल हुआ करो और उन लोगों से अच्छे से डील करो। मिंग कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। और ये जो कागज का प्लेन है बच्चे ने उड़ा दिया है जो सीधा हमारे मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और वैम्पायर कहने लगता है कि मैं मास्टर आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूं क्योंकि आपका स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। ये कागज का प्लेन सीधा हमारे मिंग की आंखों के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका है। और इस चीज को वैम्पायर नोटिस करके चौंक जाता है। लेकिन मिंग भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो इस अटैक से अपने सर को थोड़ा सा साइड करके बचाते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत जल्द आपके पास लौट कर आ रहा हूं। वैम्पायर को कुछ अजीबोगरीब सी चीजें महसूस होने लगती है। फादर उसके बेटे को रोकते हुए कुछ बातें बोल रहा होता है जो हमारे लिए जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और तभी हमारा जो मिंग रहता है और वैम्पायर दोनों ही सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और सीढ़ियों के ऊपर में चढ़ते हुए मिंग अपने मास्टर से बोलने लगता है कि मास्टर अब मेरा यहाँ पर से प्लेन निकलने ही वाला है, कुछ ही देर की बात है कि मैं आपके सामने में मौजूद होऊंगा। मिंग जैसे ही अपना पहला कदम सामने की तरफ में रखता है एक्सेलेरेटर में कुछ होता है और यहाँ पर कुछ चीजें गिरने की वजह से मिंग अब इस एक्सेलेरेटर में फंस के मरने ही वाला था कि हमारा जो वैम्पायर है वो ये सारी चीजों को देखकर और ज्यादा कंफ्यूज होकर शॉक हो जाता है। लेकिन मिंग एक सहारा लेकर गोल गोल चक्री की तरह घूमकर अपने आप को यहाँ गिरने से बचा लेता है और वैम्पायर भी अपने आप को गिरने से बचा लेता है और दोनों ही सेफ लैंड करते हैं। और वैम्पायर पीछे से बोलने लगता है कि मिंग क्या तुम ठीक हो। मिंग चौंक कर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरा टिकट उसके अंदर में गिर गया। मैनेजमेंट के लोग आ जाते हैं और सारी चीजों की अच्छी तरीके से परीक्षण करने के बाद वो हमारे मिंग से माफी मांगते हैं और उसको नया टिकट भी दे देते हैं। और साथ में यहाँ पर प्रतिबंध का नोटिस भी लगा दिया जाता है कि इस एक्सेलेरेटर से कोई भी आना जाना नहीं करेगा। अच्छा इसको एलिवेटर बोलते हैं, मेरे को लगा लिफ्ट को एलिवेटर बोलते होंगे, मैं इसको एक्सेलेरेटर बोल रहा था, मेरा गलती है, हिंदी मीडियम। पीछे में वैम्पायर मैनेजमेंट के आदमी से बातें कर रहा है और हमारा मिंग अपने मास्टर से बातें कर रहा है। अब मिंग को नया टिकट भी दे दिया गया है और मिंग इसके लिए सबको शुक्रिया अदा करता है। और साथ में वो जो बैग वाला बंदा अभी कुछ टाइम पहले हमारे मिंग से टकराया था वो हमारे मिंग को थोड़ी दूरी पर से देख रहा है और वो आगे बढ़ते हुए मिंग के कंधे पर शायद हाथ रखता है और कहता है ब्रो आखिर तुमने बिना लाइन में लगे अपने टिकट को कैसे हासिल किया। मैनेजमेंट टीम का बंदा कहने लगता है कि इन लोगों का सिचुएशन थोड़ा सा स्पेशल था, इसी वजह से हम लोगों को इन्हें पहले देना पड़ा। बंदा जाते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया और फिर दूर जाने के बाद कहता है कि इस बार तो तुम बच गए लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। वैम्पायर मिंग से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है मोबाइल के बारे में कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है एक दूसरे से मोबाइल पर। और तभी उसके सामने में ये काम करने वाला कर्मचारी अपने ट्रॉली को लेकर आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है लेकिन यहाँ टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हमारे मिंग से टकराने ही वाला था लेकिन मिंग उसके टकराने से पहले ही डॉज करके बच जाता है। और ये बंदा उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मेरा शायद अटेंशन बिल्कुल ठीक नहीं था, इसी वजह से मैं लड़खड़ा के गिर गया। ये दोनों तो कुछ भी नहीं बोल पाते। तब भी वैम्पायर बोलने लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है तुम्हारे लिए। और मिंग बोलने लगता है कि हाँ वो तो मुझे भी
आ रहा है और सामने में एक सीढ़ी पर चढ़ा हुआ बंदा दिखाई देता है। सीढ़ी भी अनस्टेबल हो जाती है यार, बंदा नीचे की तरफ में गिरने लगता है, यानी कि मिंग के ऊपर में ही गिरने वाला है। लेकिन वैम्पायर आकर उस बंदे को गिरने से बचा लेता है और उसे रखते हुए मिंग से कहता है कि मिंग, मैं इस बार पूरी तरीके से श्योर हूं, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और मिंग बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि किसी ने मेरे ऊपर में कर्स लगाया है। वैम्पायर कहता है कि मैंने कई तरीके के कर्स को देखा है, लेकिन तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है मैं नहीं जानता। मिंग कहने लगता है कि हमारे कंट्री के टर्म्स में इसे डेस्टिनी अल्टरिंग कर्स कहते हैं। सीधे शब्दों में मेरे फेट को चेंज करके मिसफॉर्च्यून को मेरे ऊपर डाला गया है। मिंग चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर कौन है वो बंदा जिसने इस कर्स को मिंग के ऊपर में डाला है। वैम्पायर कहता है तो क्यों ना हम इस केस के ऊपर में दोनों साथ में मिलकर काम करें और उस कल्प्रिट को पकड़ें। और मिंग कहता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, तो तुम यहां से जा सकते हो। वैम्पायर कहता है भाई हम लोग तो दोस्त है ना, क्या एक दूसरे की मदद करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा? आखिर हम लोग एक दूसरे को प्रॉब्लम में पड़ता हुआ देखकर इग्नोर कैसे कर सकते हैं? मिंग कहता है जो भी मेरे आसपास में रहता है ना उसे मिसफॉर्च्यून लग जाता है, बेटर यही होगा कि मैं किसी से दोस्ती ना करूं, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह को छोड़कर जाओ। और वैम्पायर कहने लगता है कि तुम हम वैम्पायर्स को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट मत करना, लेकिन कुछ जो स्क्रूज रहते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ में गिरने लगते हैं। नीचे में ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी ऊपर से बड़े बड़े लोहे के पिलर इन लोगों के ऊपर में गिरने के लिए नीचे की ओर तेजी से आ रहे होते हैं। दोनों किसी तरीके से इस पिलर के अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। और वैम्पायर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मिंग, क्या तुमने अभी अभी देखा, अगर थोड़ा सा भी ये दोनों इसके चपेट में आ जाते तो दोनों का ही कीमा बन जाता। वैम्पायर बोलने लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस होता जा रहा है, मैं गारंटी देता हूं कि आगे जाके तुम्हें और भी ज्यादा बड़े बड़े खतरनाक चीजों का सामना करना पड़ सकता है। और मिंग कहने लगता है कि मैं समझ गया हूं सारी चीजों को। मिंग को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि किस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले उसका जो ये कर्स वाला मैटर था वो धीरे धीरे करके अब बड़ा होता जा रहा है और भी बड़े बड़े मिसफॉर्चून उसके ऊपर में अब आने वाले हैं। और सारी चीजों को एक्सपोज होता हुआ देखकर जिसने ये कर्स हमारे मिंग के ऊपर में डाला है वो अपने मन में कहने लगता है कि ये बड़े ही दुख की बात है कि तुमने फिगर आउट करने में काफी ज्यादा समय लगा लिया। बॉल ऑफ फेट अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जितने भी ये गधे हैं वो सारे के सारे मुझे नीचा देखते थे, लेकिन अब उनको पता चलेगा कि मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है। मैं हूं द ट्रू बिलीवर, जो कि एंशिएंट गॉड द्वारा ब्लेस्ड किया गया है। मिंग और वैम्पायर दोनों ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं मैं कितनी बार बोल रहा हूं क्योंकि इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन मिंग बोलने लगता है कि मुझे हर हालत में अपने इस कर्स को ब्रेक करना होगा। वैम्पायर कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अगर मैं कहीं सही कैलकुलेट कर रहा हूं तो अभी कुछ ही पल में हमारे ऊपर में और भी बड़ा खतरा मंडराने वाला है। मिंग अपने टिकट को देखते हुए बोलता है कि मेरे अब इस जगह पर से जाने का समय हो गया है क्योंकि मेरा प्लेन किसी भी वक्त टेक ऑफ करने वाला है। वैम्पायर अपने टिकट को देखते हुए कहने लगता है कि मैं अब सारी चीजों को समझ गया हूं, जल्दी से अपने प्लेन टिकट मुझे दो। और जैसे ही वैम्पायर के हाथों में प्लेन का टिकट लगता है वो उसे फाड़ देता है। और इस सारी चीजों को देखते हुए मिंग बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और वैम्पायर कहने लगता है कि मैंने सारी चीजों को फिगर आउट कर लिया है। वैम्पायर भी अपने फ्लैशबैक में जा चुका है, हर सीन को याद करते हुए उसे एक्सप्लेन करने लगता है। और वो बोलता है कि हमारे पास बस ये प्लेन का टिकट ही ऐसा था जिसमें कर्स को डाला जा सकता था। और क्या तुम्हें याद है जब पहले के टाइम में तुम्हारे पास ये प्लेन का टिकट मौजूद था तो उस वक्त तुम्हारा कर्स स्टार्ट हुआ था, और जैसे ही तुम्हारा ये प्लेन का टिकट तुमसे दूर हुआ तो थोड़ी देर के लिए कर्स रुक गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें दोबारा से प्लेन का टिकट दिया गया ये कर्स दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे ऊपर में जो कर्स डाला गया है वो प्लेन के टिकट के सहारे डाला गया था। मिंग सारी चीजों को समझते हुए बोलता है तो क्या चीजें इस तरीके से हुई थी? दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट की तरफ में तुम लोगों को एक बंदा दिखाई दे रहा है, उसके पूरे हाथ पसीने में तरबतर, उसका पूरा बॉडी कांप रहा है, उसके मुंह से अजीबोगरीब सी आवाजें निकल रही है। ये बंदा पता नहीं क्यों लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाता है। इसकी चिंता करते हुए लोग बोलते हैं कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो, जल्दी से मदद के लिए आओ। और एक बंदा आकर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है जिसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से कांप रही है। साथ में वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे और भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज कोई आकर मदद करो। मिंग और वैम्पायर दोनों ही ये सब कुछ देखने लगते हैं। और ये बंदा जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था जैसे ही उसके कपड़ों को हटाकर देखता है वहां पर एक मेटल का कुछ लगा हुआ है, और उसे देखने के बाद ये लोग बोलते हैं कि आखिर ये क्या पहने हुए हैं। जो बंदा इसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो एक कर्स है, मैं इसे नहीं बचा सकता। जो बंदा बहुत बुरी तरीके से बीमार है उसके मुंह से एक बार झाग निकलता है, वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है और वो बंदा कहने लगता है कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है। और तभी इस मशीन में टाइमर ऑन हो जाता है और 10 सेकंड का टाइम बचा है। तब हमको समझ में आता है ये तो एक टाइम बॉम्ब है। और इतने जोर से लोग चिल्लाते हैं कि पूरी तरीके से उथल पुथल मच चुका है। सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से भागना शुरू कर दिए हैं। मिंग और वैम्पायर दोनों ही ये सारी चीजों को देखते हैं। वैम्पायर तो बहुत ही ज्यादा शॉक है, वो कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर हो रही है। मिंग कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर से निकलना होगा।
लोग तो पागलों की तरह भागने लगे हैं, उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौन उनके सामने में आ रहा है, किससे टकरा रहे हैं, बस अपनी जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है। इस बंदे का टाइमर ऑन हो चुका है और वैम्पायर कहने लगता है तुम्हारा कर्स स्टार्ट हो चुका है, अब इसके बाद और भी बड़े बड़े डेंजरस चीजें तुम्हारे ऊपर में होंगी। और मिंग कहने लगता है कि अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर प्लेन पे नहीं बैठा हूँ, वरना मेरा मरना तो निश्चित ही था। फेट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है लेकिन कर्स अभी तक डिसअपेयर नहीं हुआ, यानी कि फेस यू द वैम्पायर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन था टर्निंग पॉइंट के ऊपर में वो रॉन्ग डायरेक्शन में था। प्लेन का टिकट टारगेट कर्स स्ट्राइक था। क्या होगा पहले और बाद के दोनों कर्स में? पीछे एक बच्चा गिर चुका है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पापा मुझे बचा लीजिए। तभी हमारे मिंग को सारी चीजें समझ में आ जाती है। बच्ची रोती हुई बोलती है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ, मेरा लेग इंजर्ड हो गया है, पापा प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, अब 5 सेकंड का समय बचा है। बच्ची का फादर उसे देखते हुए रोते कांपते हुए कहने लगता है कि मेरी डॉटर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और वो अपने जान को बचाने के लिए तेजी से भागने लगता है, लेकिन वैम्पायर का दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। वो तेजी की रफ्तार से बच्ची को बचाने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द वहां पर भागना होगा और तेजी से बच्ची को पकड़कर उठा लेता है। अब 2 सेकंड का समय बचा है। बॉम्ब को देखते हुए वैम्पायर अपने मन में कहने लगता है कि एक्सप्लोजन अब जस्ट होने ही वाला है, कुछ ही सेकंड की बात है और ये बॉम्ब तो अब एक्सप्लोड होकर ही रहेगा। टाइमिंग 00 पर दिखाई देता है और कहता है वैम्पायर अपने मन में कि मैं भले ही अपने सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं हर हालत में इस बच्ची को बचाऊंगा। और वो अपना पूरा ताकत लगाकर बच्ची को हवा की ओर में फेंक देता है मिंग के तरफ और चिल्लाकर बोलता है कि बच्ची को पकड़ो। और तभी ये बॉम्ब बहुत ही जोर से फटता है, हर तरफ धमाका ही धमाका। इसके चपेट में हमारा वैम्पायर भी आ गया है। बेचारे के पीठ के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके हैं, वो बहुत ही ज्यादा पेन में है क्योंकि ये धमाका जस्ट उसके क्लोज पर ही हुआ था। वैम्पायर अपने मन में कहता है कि इस फोर्स को मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, किसी भी पल मेरा पूरा बॉडी राख में तब्दील हो जाएगा। लेकिन तभी मिंग अपना हाथ बढ़ाकर वैम्पायर के हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथों पर उसके टेलिस्मैन मौजूद है। अपने आप को बचाता हुआ देखकर वैम्पायर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि आखिर मिंग उसे बचाने के लिए कैसे आ गया। वैम्पायर गुस्से में बोलने लगता है कि तू 1 नंबर का गधा है, आखिर तू यहाँ पर क्यों आया, मैं अकेले मर जाता, अब तू भी मेरे साथ में मरेगा। वैम्पायर के लाइनेज में मैं सबसे ज्यादा जीनियस वैम्पायर हुआ करता था, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को ही इस मुसीबत में डाल दिया, मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ, अब मेरे पास अनलिस्ट होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। और वैम्पायर अपने फ्लैशबैक पे जा चुका है जहां पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है जो कुछ भी हमारे साथ में होगा वो हम साथ में मिलकर फेस कर सकते हैं, तो प्लीज तुम मुझे अपने आप से दूर मत करो। वैम्पायर का साथी बोलने लगता है कि फेसियो हम लोगों का साथ यहीं पर खत्म होता है। अपना ब्लड सेक्रीफाइस करते हुए एक स्पेल को कास्ट कर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पावर और तुम्हारे प्रेशियस मेमोरी को यूज करते हुए तुम्हें सील करूंगा, रेस्ट इन पीस, और तुम बस इंतजार करो। तो इस तरीके से हमारा जो वैम्पायर है वो उस कॉफिन में सील किया गया था, अपने साथी के द्वारा बिट्रे नहीं किया गया है, बस बचाने के लिए उसे सील किया गया था। वैम्पायर अपने आप को अनलिस्ट कर देता है और एक डिमोनिक वैम्पायर के फॉर्म में आ चुका है। क्या ये अब अपना माइंड कंट्रोल खो देगा और हमारे मिंग के ऊपर में ही अटैक करेगा? लेकिन मिंग का हाथ अभी भी वैम्पायर के हाथ पर लगा हुआ है और साथ में उसके दूसरे हाथ पर मौजूद है उसका करिश्माई टेलिस्मन। क्या होगा? क्या ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करके एक दूसरे को मार देंगे या फिर ये दोनों अब से एक साथ में मिलकर आगे का जर्नी कंप्लीट करेंगे? पता नहीं, जो भी होगा मजेदार होगा। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।